नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। फरीदाबाद में आज एक बार फिर से पुलिस प्रशासन ने नशे के कारोबारियों के खिलाफ पीला पंजा चलाया, एक्शन लिया और उनकी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया। क्या कुछ ये पूरा मामला था और सख्त संदेश सरकार की मंशा से किस तरह से दिया गया, इस पर हम आज बात करेंगे। रिपोर्ट पहले आप देख लीजिए, पूरे मुद्दे को एक बार समझ लीजिए। नशा तस्करों पर सख्त मनोहर सरकार, नशे के कारोबारियों पर पुलिस का एक्शन, अवैध संपत्ति पर चला पुलिस का पीला पंजा। यूपी के बाद अब हरियाणा में बुलडोजर की धमाक। नशे के कारोबारियों हो जाओ सावधान। फरीदाबाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का हंटर चलता नजर आया। जिस तरह से राज्य भर में नशा तस्करों पर कार्रवाई की जा रही है, उससे ये साफ है कि मनोहर सरकार नशे का व्यापार का बिल्कुल खात्मा करने वाली है और इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबर फरीदाबाद के सेक्टर 7 से है, जहां एक बार फिर से नशे के कारोबारियों पर पुलिस का पीला पंजा चला। नशे का कारोबार करने वाली माया और उसके 2 बेटों की अवैध संपत्तियों को पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर एक कड़ा संदेश दिया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तर्ज पर ही हरियाणा में भी बुलडोजर एक्शन में दिख रहा है। जिस तरह से माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर योगी सरकार बुलडोजर चला रही है, उसी तरह मनोहर सरकार ने नशे के कारोबारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल जिले में लगातार 3 दिनों से पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है। नशे के कारोबारियों और तस्करों की अवैध संपत्तियों को नेस्ता नाबूद करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में सेक्टर 7 थाना प्रभारी दलवीर के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन ने माया और उसके दोनों बेटों की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई की। ये एनडीपीएस एक्ट की आरोपियां है माया और इसके लड़के तरुण और अरुण हैं। करीब 31 मुकदमे दर्ज हैं इनके खिलाफ पूरे थाने में। और ये एनडीपीएस एक्ट के बेस बात के जो भी था अपना उसकी कमाई से ये हुड्डा विभाग की जमीन पे अवैध कंस्ट्रक्शन इन्होंने की है और हुड्डा विभाग द्वारा आज इसको तोड़ा जा रहा है। पुलिस प्रशासन की लगातार चल रही कार्रवाई से जिले भर के नशा तस्करों में और कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पुलिस प्रशासन भी अवैध धंधा चलाने वालों को छोड़ने के बिल्कुल मूड में नजर नहीं आ रही। ऐसे में नशे का व्यापार करने वालों खबरदार हो जाओ। राजेंद्र थैया, फरीदाबाद, हरियाणा न्यूज। और इस खबर पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ सत्यव्रत शास्त्री जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और रणवीर शर्मा जी हमारे साथ हैं, बतौर पूर्व आईपीएस अधिकारी। बहुत स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज पर। विद्रोही जी, गलत काम सभी की सरकारों में होते आए हैं, अपराधी हर सरकार में रहते हैं, किसी का भी कार्यकाल हो। सरकार की सफलता आंकी जाती है कार्रवाई के आधार पर। मुख्य विपक्षी दल हैं, आपकी जिम्मेदारी भी है और आप उस जिम्मेदारी को निभाते भी हैं, सरकार की हर गतिविधि पर नजर बना करके रखना। इस कार्रवाई को किस तौर पर देखते हैं? नशे के खिलाफ और अपराधियों के खिलाफ सरकार जो काम कर रही है, उस पर मैं आपका रिमार्क चाहूंगा। सबसे पहला इस खबर को जोड़कर देखिए, सरकार का काम है अपराधियों को पकड़ना और पकड़कर उनको न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना। किसको क्या दंड देना है, ये सरकार और पुलिस का काम नहीं है, ये न्यायालय का काम है। यदि दंड देने का काम सरकार और पुलिस अपने हाथ में ले लेगी तो देश में, प्रदेश में अराजकता पैदा हो जाएगी। संविधान का, लोकतंत्र का कोई मायने नहीं रहेगा। अब जो अपराधियों के घर ढाने की बात है, ये उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ। आप एक एक घटना का अवलोकन कर लें, इसमें एक आध को छोड़कर अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई होती है। हमें तत्काल लगता है कि अच्छा काम हो रहा है, पर अगर हम दीर्घकालिक दृष्टि से देखेंगे तो जो भी सरकार के राजनीतिक विरोधी हैं, जो सरकार के वैचारिक विरोधी हैं, जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, सरकार किसी का घर भी ढा देगी, ये तो कोई बात नहीं। फिर लोकतंत्र का मायने क्या है? क्या हम भारत को बनाना, रिपब्लिक बनाना चाहते हैं, या भारत में लोकतंत्र की जगह तानाशाही कायम करना चाहते हैं? ये ऐसे कदमों का किसी भी हालत के अंदर स्वीकार्य नहीं है और ऐसे कदमों का समर्थन
अपराधी है चाहे कितना बड़ा दुर्दांत अपराधी है। अगर सरकार को लगता है किसी का मकान अवैध है, निश्चित रूप से ढाए, उसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया है। आप नोटिस दीजिए कानून के अनुसार, और जिस व्यक्ति का मकान आप ढाते हैं उसको न्यायालय में जाने का या अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। और यदि उसका पक्ष सुनने के बाद न्यायालय उसके मकान को ध्वस्त करने का आदेश देता है तो निश्चित रूप से ध्वस्त किया जाए। पर एक की शक्ति पुलिस की, न्यायपालिका की, सरकार के पास रखना बिल्कुल गलत है। कम से कम हम इसका समर्थन नहीं करते। ठीक है, सत्यव्रत शास्त्री जी। देखिए केशव जी, मुझे अपेक्षा नहीं थी कि वेद प्रकाश विद्रोही जी का व्यवहार या कांग्रेस पार्टी का मानेंगे। वेद प्रकाश विद्रोही जी तो एक बहुत सुलझे और इंसान है, लेकिन क्योंकि पार्टी लाइन से आगे नहीं चल सकते, इसलिए मैं कांग्रेस को आड़े हाथों लेते कहूंगा कि जो भी कार्रवाई हुई है वो उसके द्वारा संचित अवैध संसाधनों, विशेषकर नशा तस्करी के माध्यम से सरकारी जमीन पर अपने द्वारा बनाए गए आलीशान वो बिल्डिंगें हैं जो लोगों के खून पसीने से बनी है। निश्चित रूप से ये ठीक है कि यदि कोई ऐसी सामान्य प्रक्रिया, लेकिन जब हुड्डा ये कहता है कि हमारी जमीन है और वो कानूनी प्रक्रिया पूरी है, वो तो केवल इतना है कि इस प्रकार के लोग जो राजनीतिक संरक्षण के तहत पलते और बढ़ते हैं, उनकी इस प्रकार की बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंगें बनती हैं और कोर्टों में जाकर वो जो लटकाने, झटकाने, भटकाने की जो प्रक्रिया कांग्रेस के वकील बखूबी जानते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक भी उनकी ये लटकाने, भटकाने, झटकाने की जो गतिविधियां चलती है वो सारा देश जानता है। इसलिए सरकार के पास ये अपना एक तंत्र है कि सरकारी संपत्ति पर यदि किसी गलत तरीके से निर्माण किया हुआ है और ऐसा व्यक्ति भी है जो समाज के लिए दुर्दांत है, जिसके कृत्यों से न समाज केवल अपने पद से जा रहा है बल्कि अनेक परिवारों को उजड़ने का भी उसको हक जाता है, उसके नाम जाती है वो चीज। है, सरकार अपने हाथ में क्यों ले रही है? किसी के प्रति ठीक बात है, कोर्ट का काम कोर्ट करेगा, वो जाए ना कोर्ट में, वो अब भी जा सकता है कोर्ट में, तो जाने की मनाही नहीं है उसको। और वो जो कोर्ट में जाएगा उस समय उसकी कार्रवाई देखी जाएगी कि सरकार की गलती थी तो सरकार में बैठे लोग भुगतेंगे, और यदि वो ठीक होगा तो सरकार को शाबाशी मिलेगी। अपराधी को मैं समझता हूं कि कोर्ट भी कभी संरक्षण देने के मूड में नहीं रहता। उनके पास 31, आप सोचिए 31 उसके मुकदमे पुलिस के पास है, और वो यदि ऐसा व्यक्ति केवल कोर्ट के लटकाने, झटकाने, भटकाने की नीति के आधार पर लोगों पर रोब जमाता रहे, सरकार को ठेंगा दिखाता रहे और समाज के अंदर अपनी अवैध गतिविधियों के द्वारा समाज को एक गर्त में डालने का काम करता है, उस व्यक्ति के प्रति किसी प्रकार की भी किसी की संवेदना मैं समझता हूं कि वो उस लोगों के प्रति निरीह और जो गरीब तबका है उसके खिलाफ है, जिसके घर उजाड़ कर वो अपने घरों को रोशन करते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अपराधी अपराधी होता है, उसके न कोई धर्म होता, न उसकी कोई पार्टी होती, न उसकी कोई जाति होती। ठीक है, मैं एक बार रणवीर शर्मा जी की राय जान लेता हूं इस बात पर, फिर मैं काउंटर लूंगा वेद प्रकाश विद्रोही जी से आपकी इस बात का। रणवीर शर्मा जी, कार्रवाई सरकार भले ही करती है लेकिन वो अधिकारियों के माध्यम से की जाती है, और ऐसा भी नहीं होता कि मंत्री जी ने जिसको चाहा उसकी संपत्ति को गिरा दिया गया। कुछ ना कुछ कानूनी प्रक्रियाओं को पालन तो किया ही जाता होगा, आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। मामला बड़ा टेढ़ा सा और पेचीदा सा मेरे सामने है, क्योंकि इस प्रकार का सिस्टम नहीं था। कुछ दूसरे तरीके से हम काम करते थे, लेकिन दूसरे तरीके से करते थे। सवाल जो चलाने का है, उसकी सबसे पहली पुलिस रूल के तहत यह होती है कि बदमाश जो आदत में मुलझम है, बात करता है। शर्मा जी, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है मुझे, एक बार मैं नेटवर्क को चेक करवाता हूं, वापस फिर आपके पास आऊंगा, यहीं से कंटिन्यू करूंगा। वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपके पास आता हूं। जी केशव जी, मुझे सरकारी अतिक्रमण हटाने में कोई भी आपत्ति नहीं है। अतिक्रमण हुआ है तो ये हटाना अधिकारियों का काम है।
अगर सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा तो हटाया जाए, इस पर तो मुझे कोई आपत्ति ही नहीं है। मेरी आपत्ति केवल इस बात की है कि कोई अपराधी है ये कहकर उस पर उसका मकान ढाया जाए, ये गलत है। अगर मुझे मालूम नहीं फरीदाबाद में क्या हुआ है, अगर कानूनी प्रक्रिया अपनाकर उसका मकान ध्वस्त किया गया तो सही किया गया, उसमें किसको क्या आपत्ति हो सकती है। मैं तो एक बड़े परिप्रेक्ष्य में बात को कह रहा हूं। अगर आप बातों को छोटे छोटे परिप्रेक्ष्य में देखोगे और एक व्यक्ति विशेष तक देखोगे, तब आप उसका विश्लेषण नहीं कर सकते और भविष्य में उसके क्या दुष्परिणाम निकलेंगे इसका आकलन नहीं कर सकते। अब शास्त्री जी ने कहा कि यदि उसका गलत ढा दिया तो कोर्टों में जाओ, इसका मतलब है कि सरकार पहले किसी का मकान ढा देगी और फिर वो धक्के खाएगा कोर्ट में और वर्षों तक वो न्याय के लिए भटकेगा। उस पर आप दोहरी मार मर रहे हो, एक तरफ बेघर करो और वर्षों तक कोर्टों में लटकाओ। ये काम सरकार का नहीं होता, लोकतांत्रिक सरकार का नहीं होता है। अगर लोकतंत्र की अवधारणा का मतलब होता है कि लोकतंत्र की सरकार कानून और संविधान के अनुसार चले। अब भारत देश के अंदर तो बंबई हमले के आतंकवादी पकड़े गए, देश की सीमाओं पर आतंकवादी पकड़े जाते हैं, पर क्या हम उनको बिना कानून के सामने प्रस्तुत करे गोली मार देते हैं क्या? उनको भी हम पूरा अधिकार देते हैं, उनको भी अपना बचाव करने का हक देते हैं और 8-8, 10-10 साल भी लग जाते हैं उनको सजा दिलवाने में। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक बनाना कंट्री नहीं है। भारत के मानव अधिकारों का सम्मान पूरी दुनिया में होता है, तभी तो भारत का दुनिया में सम्मान है। यदि अब पाकिस्तान बन जाएंगे और अरब देश बन जाएंगे या कम्युनिस्ट देश बन जाएंगे, फिर भारत के लोकतंत्र का मायने क्या है? मेरा कहना केवल इतना है, मैं किसी अपराधी की पैरवी नहीं कर रहा, मुझे भी ये भी नहीं मालूम, क्योंकि मैं तो आपका जो पहला जो आपने वक्तव्य दिया वो तो सुन भी नहीं पाया, क्योंकि मेरा तो लिंक नहीं जुड़ा हुआ था आपसे। तो मेरा कतई भी अपराधियों का पक्ष लेने की मंशा न मेरी है न कांग्रेस की है। हम तो ये कह रहे हैं कि अपराधियों पर दंडित करो। और सरकारी भूमिपतिकरण किया, किसकी जिम्मेदारी है? ये किसी स्थानीय जो वहां हुड्डा के कर्मचारी होंगे, अधिकारी होंगे, उन्हीं की तो जिम्मेदारी है। उन्होंने समय रहते मकान खड़ा हो गया, उन्होंने अतिक्रमण क्यों नहीं डाया? उनको चिन्हित किया जाए कि भाई कौन था उस समय यहाँ का जेई, कौन था यहाँ का अधिकारी, उनको दंडित करो, उनके खिलाफ निश्चित रूप से उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करो। हमें क्या आपत्ति हो सकती है? देखिए विद्रोही जी, मैं आपकी बात को समझा कि आपकी आपत्ति कहाँ है और कहाँ नहीं है, लेकिन मैं इस बात को मान के चलता हूं कि जब राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है तो सत्ता के आसपास रहने वाले अफसरों, लोग और विशेषकर तस्कर, जो नशे के तस्कर हैं या अपराध जगत से जुड़े लोग हैं, वो अकूत संपत्तियों का निर्माण करते हैं। और ये जानते हुए भी कि वो अपराधी है, वो जानते हुए भी कि सार्वजनिक रूप से जब पुलिस के पास 31 मुकदमे हैं, आपको पहले श्रेय उस कार्रवाई का देना चाहिए था कि अपराधियों के साथ जिसने आम जनता के साथ साथ सरकार की संपत्तियों को भी घेरने की कोशिश की है, ऐसे अपराधियों को दंडित करना सरकार का पहला काम है। पहला काम है सरकार और शासन का कि अपराधियों के आ रहा हूं मैं आपके पास भी। और मैं सोहना के उस घटना के बाद मैंने कहा था, केशव जी शायद आप भी उस डिबेट में थे, कि सरकार ने अब एक एक्शन प्लान बनाया है कि अब अपराधियों के गठजोड़ को तोड़कर और जब तक उनकी आर्थिक कमर नहीं तोड़ी जाती तब तक आदमी अपने किए हुए को पछताता भी नहीं है और पीछे मुड़ता भी नहीं है। अपराधी कठोर स्वभाव के और दुर्दांत व्यक्ति होते हैं, उनके मैं तो कहता हूं उनको वाणी से भी सम्मान देना या उनका समर्थन करना निरीह लोगों के ऊपर आपकी भी तलवार चलने के समान है। इसलिए सरकार कोई भी हो, व्यक्ति कोई भी हो, अपराध वाले व्यक्ति के प्रति संवेदना व्यक्त करना या उनको कानून का संरक्षण देकर और कुछ पाप आगे बढ़ाना, ये कतई मानवता नहीं है। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और व्यक्तिगत रूप से दोनों बातों से मैं सहमत हूं कि अपराधियों के ऊपर हमारी सरकार को और समय रहते कार्रवाई करनी थी, लेकिन चलो अब भी शुरू हुई और ये तेज गति से हुई है, रोज हो रही है। इसके लिए मैं सरकार को और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं
कि अब इस गति को और तेज गति से बढ़ाकर और हरियाणा को जो एक स्वर्णस्थली बनने की कगार के ऊपर थी वो चिन्हित हो गया और काम भी शुरू हो गया। मैं सरकार को आपके चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहता हूं और वेद प्रकाश विद्रोही जी से भी अपेक्षा करूंगा कि अपराधियों के प्रति किसी प्रकार के स्नेह और संवेदना न रखें और अपराधी अपराधी होता है और अपराधी को दंड देना सरकार और शासन में बैठे लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, रणवीर शर्मा जी। ऐसा है केशव जी, दोनों मेरे बहुत ही काबिल दोस्त हैं, शास्त्री जी भी और विद्रोही जी भी हमारे साथ डिबेट पे आते रहते हैं। मैं आपको 2-3 चीज बहुत जरूरी बता रहा हूं। सबसे पहले अपराधी जो भी काबिले गिरफ्तारी सबूत एक बोलते हैं, जब भी किसी मुलजिम के खिलाफ हम मुकदमा दर्ज करते हैं तो जब काबिले गिरफ्तारी सबूत आ जाता है तो उस धारा के तहत जो पर्चा दर्ज है उसे गिरफ्तार करते हैं। नंबर 2, वो अगर बार बार अपराध करने का, चाहे नशा है, चाहे शराब है, चाहे जुआ सट्टा, मतलब ये अपराध इस प्रकार के हैं जो बार बार अपराधी करते हैं, तो उनके लिए हमारे पास बस्ता ए और बस्ता बी और सी होते हैं, मतलब बदमाशान, हैबिचुअल ऑफेंडर जिसे हम बोलते हैं। तो BC A BC 3 मुकदमे के बाद एक SHO को अधिकार है पुलिस रूल के तहत कि वो उसको BC A की कैटेगरी से उसको बस्ता ए में ले आए। अगर ये मुलजिम बार बार नहीं मान रहा, गिरफ्तार कर रहे हैं और कोर्ट से जमानत तोड़ के फिर वही वारदात कर रहा है। इसके बाद जो BC बन जाता है उसको हर हफ्ता थाने के अंदर हाजिर होने की मतलब मैंडेटरी है, कानूनी है। अगर उसे थाने में आना पड़ेगा कि मैं अब मेहनत करके रोटी खा रहा हूं। अगर पुलिस को शक होता है कि भी ये अपराधी अब नहीं आया है या थाने में हाजिरी नहीं दे रहा है तो वो उसके घर पे रेड करके उसे दोबारा पाबंद करती है। हम अपने CRPC की धाराओं के तहत उसे 109 में पाबंद करती है। अभी भी तू मान जा, नहीं तो फिर हमें तुम्हें इनहांस पुनिशमेंट एक वर्ड होता है। अभी जब आदमी दोबारा वारदात करता है तो उसकी धारा इनहांस पुनिशमेंट की भी उसके साथ जोड़ दी जाती, जो मजिस्ट्रेट को बताया जाएगा कि ये काम कर रहा है। इसके साथ ही जो चौथी कार्रवाई होती है, भाई वो अपराधी बाउंड डाउन करने के बाद 109 के बाद भी कार्रवाई पे नहीं मानता है, फिर अपराध करता रहता है। जैसे ये 31 वारदात हुए हैं, 31 बार उसने गिरफ्तारी की है, कोर्ट से वो जमानत होता है, क्योंकि ऐसे मामलों में कुल पुलिस और कोर्ट दोनों एक्सपोज होती हैं कि मैं वारदात करूंगा, जमानत लेके बाहर आ जाऊंगा। तो इसके बाद लास्ट की जो कार्रवाई होती है वो कुर्की होती है। अब भी ये मुलजिम किसी कीमत पे भी नहीं मारा, अब इसके खिलाफ हमें आर्थिक दंड भी इसको देना पड़ेगा। वो मजिस्ट्रेट से परमिशन लेकर के उसकी जो भी प्रॉपर्टीज होती है हमारे रिकॉर्ड के अंदर। फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है शायद। हेलो शर्मा जी, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है। बोलिए सर, बोलिए। हाँ, तो इसके बाद मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेके उसकी जितनी प्रॉपर्टी होती है वो कुर्की के तौर पे लाया जाता है। तो ये लीगल प्रोसीजर है जो मुझे लग रहा है होम सेक्रेटरी या DG को, सरकार को दूसरे सिस्टम में नहीं लाना चाहिए। इससे वो खुद भी फंसेंगे और छोटे मुलाजिम है वो भी फंसेंगे, जो कार्रवाई कर रहे हैं वो भी फंसेंगे। तो ना केवल हमारे पास अधिकार है बल्कि डिप्टी कमिश्नर जो मजिस्ट्रेटरी कार्रवाई है उनके पास भी एडमिनिस्ट्रेटिव इस तरह के अख्तियारात है कि जो प्रॉपर्टी उन्होंने बनाई है वो नाजायज है और किस तरीके से लिए उसको पूरी खोजबीन करने की उनके पास पैरवी है। तो दोनों ऑफिसर मिलकर के DC और SP अपने नीचे जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनको वो डिटेल रिपोर्ट दी जाए कि भी ये बार बार हैबिचुअल ऑफेंडर है, आदत BC है हमारा और वारदात कर रहा है। तो इसकी जो मजिस्ट्रेट कार्रवाई SDM की और तहसीलदार और नायब तहसीलदार वो अपनी कार्रवाई करते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एरिया है तो वो अपनी कार्रवाई करते हैं, BDO का एरिया है तो वो करते हैं, और पुलिस वो सारे सबूत प्रॉपर्टी के लेके वो मजिस्ट्रेट के पास रखती है। और फिर आप चाहे बुलडोजर चलाओ, चाहे आप उसकी प्रॉपर्टी को किसी भी तरीके से कब्जा करो सरकारी आदेश के तहत, वो आपको अख्तियारात हैं। लेकिन अगर सीधा जा करके बंद आंखों से जा करके बुलडोजर चलाते हैं, वो कानूनी प्रक्रिया में वो मुलाजिम भी उलझेंगे और सरकार की भी किरकिरी करते हैं। जैसे फिलहाल अभी बूढ़ों की पेंशन में हुआ है, नियत थी सरकार की उस पेंशन को लागू करने में, लेकिन मुलाजिमों ने गलती की वजह से या डिजिटल उसमें कंप्यूटर की गलती से उनकी पेंशन कट गई, तो वो किरकिरी होती है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, जो कानून की पैरवी है, कानून के तहत कार्रवाई करते
खिलाफ सख्त धाराओं में इन्हांसमेंट पुनिशमेंट की साथ सोची जाए। BCA बस्ता बे में डाल करके उसकी प्रॉपर्टी को कुर्क किया जाए और फिर बुलडोजर चला जाए। शास्त्री जी। माननीय रणवीर जी बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं और जीवन भर उन्होंने इस प्रकार के अनेक अपने सर्विस के दौरान घटनाक्रमों को देखा और समझा और आगे बढ़ाया होगा। मैं इस विषय को सैद्धांतिक रूप से नहीं लेके चल रहा। आज जो डिबेट हो रही है वो फरीदाबाद के अंदर हुई कार्रवाई के ऊपर ही अपना विचार रखना चाहिए। मैं माननीय रणवीर जी से भी आग्रह करूंगा कि ऐसा कोई पागलपन किसी के अंदर नहीं छा रहा कि कोई कुछ भी कर देगा। इस क्रम में एक अपराधियों के प्रति भय डालने के लिए जो स्वतः पहले से गैर कानूनी प्रॉपर्टी घोषित हो चुकी है और यह तय हो चुका है कि यह संपत्ति जो है ये इसकी स्वामित्व के बगैर वाली जमीन पर है या सरकारी जमीन पर है और अपराधी आदतन है, तो ऐसी, क्योंकि वो हटना तो है ही, क्योंकि वो यदि साल 2 साल कोर्ट के बाद जाएगा तो भी वहां से तो रिलीफ तो मिलना नहीं, क्योंकि अवैध संपत्ति और उसकी जगह नहीं है उसके ऊपर। लेकिन यदि इस विना के ऊपर कार्रवाई होती है कि यह अपराधी भी है और अपराधी इस स्तर का है कि जिसने सरकार के जो संपत्ति है उसके ऊपर भी हाथ डालने में संकोच नहीं किया, तो ऐसे लोगों को, वो तो जो आप बता रहे हो प्रक्रिया तो हुई है, लेकिन उस प्रक्रिया के तहत होने पर भी मैं ये कहता हूं आपको सैद्धांतिक पक्ष तो उनके लिए होता है जो भाषा सैद्धांतिक समझते हैं। वो गादड़ वाली बात है ना केशव जी। आगे कोई गादड़ गांव की तरफ चला तो गादड़ी बोली आगे चना कुत्ते हैं वहां पाड़ देंगे, बोला नहीं मेरे पास चिट्ठी है प्रधान की, वो चिट्ठी दिखा दूंगा मैं। तो गांव के नजदीक पहुंचे तो कुत्ते हुए पीछे, और जब गादड़ी बोली अरे भाई क्यों दौड़ रहे हो, चिट्ठी दिखाओ ना इनको, तो उन्होंने कहा ये चिट्ठी पढ़ने वाले नहीं अनपढ़ लोग हैं। तो जो अनपढ़ लोग हैं उनको अनपढ़ की भाषा समझानी पड़ती है और जो पढ़े लिखे होते हैं उनको पढ़े लिखे की भाषा। इसलिए ये समझना चाहिए। लेकिन शास्त्री जी सवाल तो उनका भी जायज है। फिर भाई ये एक सेकंड देना मुझे, एक सेकंड। ठीक है दी सर। हाँ शास्त्री जी, मैं SSP फरीदाबाद रहा हूं 5 साल, 2 साल पहले और 3 साल बाद में। मैं एक छोटी सी बात बताता, एक अपराधी सरेआम गुंडा और वो कहता है मुझे सुरक्षा दो, और मैं हाई कोर्ट में जाके पर्सनल पेशी के ऊपर जाके कह के आता हूं माननीय जज साहब ये महागुंडा है, मैं SSP फरीदाबाद है ऑन ऑथ एविडेंट दे रहा हूं। तो माननीय जज साहब कहते हैं नहीं हमें इसकी सुरक्षा करनी है। मगर जज साहब करनी है सुरक्षा, ये पैसे दे दे, मैं अभी सिपाही दे देता हूं, 2 मांगे 4 मांगे 5 मांगे, लेकिन मुफ्त में नहीं दूंगा, और मुझे नोटिस भुगतना पड़ा। तो मैं मानता हूं सरकार की ये सिद्धांत सही है, लेकिन मैं अपने जवानों को और अफसरों को हिदायत दे रहा हूं, खासकर होम सेक्रेटरी और DG, उनको वो लाइन ऑफ एक्शन देना चाहिए जिससे सरकार की किरकिरी ना हो। और बदमाश गुंडों के खिलाफ मैं खुद बहुत सख्त रहा हूं, आप सबको इस चीज का पता है। मैंने बदमाश अपने इलाके में छोटा नहीं, वो चाहे कितना 30 मार का था और कितना ही राजनीतिक संरक्षण में था, या तो वो इलाका छोड़ के भाग जाता था, मेरे इलाके में रहा तो मैंने उसे छोड़ा नहीं। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जल्दी ना करें, जो ऑफिसर है DC SP को हिदायत कर दें, वो कानूनी प्रक्रिया को करते हुए महीने में 20 दिन, इसमें ज्यादा 15 दिन का टाइम लगता है, 15 दिन में उसके कुर्की का ऑर्डर करके फिर आप उसको खुली छोड़ दो, बुलडोजर चलाओ, 2 चलाओ, 4 चलाओ। ये मेरी रिक्वेस्ट है। विद्रोही जी फाइनल कमेंट एक बार। देखिए माने रणवीर जी, मैं आपका सम्मान करता हुआ कहना चाह रहा हूं कि जितने सख्त आप थे तो क्यों थे, क्योंकि आपने समाज के एक ऐसे वर्ग को देखा है जो इन अपराधों के कारण से कुंठित और दबा और कुचला वर्ग था। तो आपके अंतरात्मा ने आवाज दी कि कहीं तक भी मुझे जाना पड़ेगा मैं जाऊंगा, लेकिन अपराधियों के सामने झुकूंगा नहीं। तो क्या आप अपने पीछे ऐसे पुलिस में अफसर नहीं छोड़ के गए होंगे? क्या वो उस लाइन को चलाने वाले लोग और नहीं बचे होंगे? और मैं जब कह रहा हूं कि सोहना की जो घटना हुई थी उसको महीनों बीत गए, और उस समय मैंने कहा था कि सरकार एक्शन मोड में है और ये तमाम जिस प्रकार की दुहाई लेकर कोर्टों में जाएंगे
ठीक है सर। सरकार में बैठे, शासन और प्रशासन में बैठे अधिकारियों और नेताओं को यदि वो कसने की कोशिश करेंगे तो उनको हाथ कुछ नहीं लगेगा। इतनी कच्ची गोली खेलने वाले माने मनोहर जी नहीं है। ठीक है सर। वेद प्रकाश जी, फाइनल कमेंट। जी देखिए, लोकतंत्र के अंदर कभी भी बिना न्यायालय के आदेश से किसी भी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करना गलत है, और ये परंपरा अगर एक बार शुरू हो गई तो हो सकता है प्रारंभ में जेन्युइन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो, पर यह कार्रवाई निश्चित रूप से दुरुपयोग होगा और राजनीतिक विरोधियों और वैचारिक विरोधियों के खिलाफ और आवाज उठाने के खिलाफ भी प्रयोग की जाएगी। तो मैं किसी भी हालत के अंदर, चाहे कोई अपराधी है या नहीं है, ये तय करने का अधिकार न्यायालय का है, और न्यायालय सारी कानूनी प्रक्रियाएं जो बताई है हमारे आईजी साहब ने कानून के अंदर उपलब्ध है। पुलिस के पास सारे अधिकार हैं, पुलिस उन अधिकारों का प्रयोग क्यों नहीं करती? और जो अधिकारी उन अधिकारों का प्रयोग नहीं करता उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे। सरकार को कौन रोक रहा है? ऐसे गलत अधिकारियों को, नालायक अधिकारियों को आप क्यों लगाते हो? नहीं तो ये किसने कहा कि नहीं हुई होगी? यदि कोई मीडिया के पास करना चाहिए काम होता, कर नहीं रहे। केशव जी जिसका आपका अधिकार नहीं है, विद्रोही जी, नहीं, यदि वो पक्ष आपके पास आता है, और मैं केशव जी से कहूंगा कि यदि वो फरीदाबाद का अपराधी पक्ष आपके पास आता है या सजा भुगतने वाला पक्ष आता है, तो आपको जरूर लेके आना चाहिए मीडिया के अंदर, और वो पुलिस अफसर बताएंगे कि कितनी प्रक्रिया पूरी होकर हमने इस काम को अंजाम दिया। मैं समझता हूँ 1% भी कमी इस काम में नहीं मिलेगी। बहुत बढ़िया शास्त्री जी, फिर बिल्कुल आगे बढ़ाओ, जरूर बढ़ाओ। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का। सत्यव्रत शास्त्री जी, वेद प्रकाश विद्रोही जी, रणवीर शर्मा जी, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना समय देने के लिए। हरियाणा न्यूज पर मेरे साथ अभी इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।